तो वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। एंड आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ फिनेंशियल मॉडलिंग। आई एम श्योर कि जिन भी स्टूडेंट्स को अपना करियर फाइनेंस में बनाना है एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, रिसर्च एनालिस्ट, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट जो भी बनना है, फिनेंशियल मॉडलिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू यू। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा सीखते हैं कि फाइनेंशियल मॉडल क्या है। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको कि फाइनेंस में जार्गन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट अगर आप उनको आराम से बैठ के समझेंगे तो इतना भी कोई डिफिकल्ट है नहीं ये सारी चीजें। एंड ना ही आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत है। बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस होना चाहिए एंड देन यू आर गुड टू गो। तो चलिए ये जर्नी शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग है क्या? देखो, मुझे तो कभी कोई ज्योतिष मिल जाए ना कहीं पर, तो मैं उसके पास ना इस तरह से बैठ जाऊंगी, और खासकर इस तरह का क्रिस्टल बॉल अगर मैंने देख लिया कि मुझे अपना फ्यूचर पता चल सकता है, तो मैं बिल्कुल बहुत एक्साइटेड होके वहां पर बैठ जाऊंगी। तो जिस तरह से हम अपना फ्यूचर जानने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं, उसी तरीके से बिजनेसमैन्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, सभी लोगों को फ्यूचर जानना है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग हमें किस तरह का फ्यूचर बताती है? तो हाँ, वो हमें फ्यूचर बताएगी कि भाई साहब आपका सेल्स अगले 5 सालों में कितना बढ़ने वाला है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ेगी, आपके शेयर प्राइस जो आज प्रोबेबली ₹120 पे ट्रेड कर रहा है, वो अगले 1 साल बाद कितना ट्रेड करेगा। आई मीन दिस इज वंडरफुल। अगर मुझे पता चल जाए तो भैया मैं तो आज का आज सारा पैसा अपने यहाँ वहीं पर लगा दूं। तो क्या फाइनेंशियल मॉडलिंग एक मैजिकल क्रिस्टल बॉल है? अ, अपने आप में नहीं, उसे आपको बनाना पड़ेगा अपने कुछ लॉजिक्स यूज करके, नंबर क्रंचिंग करके। तो इट इज बेसिकली अ टूल, योर फाइनेंशियल मॉडल, यूजिंग few functions of Excel, few functions of advanced Excel, और उसमें जो भी हिस्टोरिक डेटा है, यानी कंपनी का अभी तक मान लीजिए आप 5 साल का डेटा ले लीजिए, 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस ले लीजिए, और उसमें कुछ लॉजिकल एजम्पशंस लगा के आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, आपका मॉडल भी बिल्कुल इस क्रिस्टल बॉल की तरह काम करेगा। एंड अगर उससे आपको फ्यूचर पता चल जाता है, आई थिंक इट इज वंडरफुल। सो एटलीस्ट हमारी शुरुआत सही हुई है कि फाइनेंशियल मॉडल is a tool like a crystal ball which is going to predict the future of the business and future financials of the business. So I think this is going to be a very very interesting journey to learn. चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, मेरे दिमाग में हो सकता है कि मुझे कुछ नए स्टोर्स खोलने हैं, तो दिल्ली में, और मैं अभी मुंबई बेस्ड हूँ, तो क्या मुझे खोलने चाहिए? या फिर कुछ स्टोर्स दिल्ली मुंबई में ऑलरेडी हैं, लेकिन मुझे क्या मुंबई में और स्टोर्स खोलने चाहिए? ये मेरा सवाल है। अब आपको ये फाइनेंशियल मॉडल जो दिख रहा है बीच में, दैट इज गोइंग टू बी योर क्रिस्टल बॉल। तो आप अपना मॉडल लगाइए और उसके बाद डिसीजन लीजिए, या फिर कोई ना कोई इंसाइट जरूर आपको उस मॉडल से मिलेगा। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वंडरफुल। मजेदार चीज है ये बहुत ही ज्यादा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या मुझे आज ये शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इसका फ्यूचर प्राइस ग्रो करेगा? फाइनेंशियल मॉडल हेल्प आ जाएगा, राइट? तो आपका जो भी सवाल है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसका जवाब आपको फाइनेंशियल मॉडल देगा। इस तरह के कई और एग्जांपल्स आल्सो, लेट अस जस्ट क्विकली सी व्हाइल वी रन थ्रू द प्रेजेंटेशंस, दैट और क्या क्या चीजें आप फाइनेंशियल मॉडल से कर सकते हो। सो दिस इज द पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल मॉडल। नाउ यू नो दैट आपको जो भी ढूंढना है, उसे पहले आप दिमाग में रखिए। स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। सपोज आई वांट टू नो द एंटरप्राइज वैल्यू, तो मेरा मॉडल उस हिसाब से बनेगा। अगर मुझे सिर्फ फ्यूचर फाइनेंशियल्स, जैसे कि मैंने कहा कि आपने 2019 से लेके 25 का डेटा ले लिया, जिसे हम हिस्टोरिक डेटा कहते हैं, जो हो चुका है, और उसके बाद से आप एस्टिमेटेड सारा डेटा ढूंढेंगे। तो अगर आपको फ्यूचर फाइनेंशियल्स प्रेडिक्ट करने हैं, तो आप उस तरह का मॉडल बनाएंगे और वो ध्यान में रखते हुए मॉडल बनाएंगे। मर्जर्स एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन, सपोज मैं एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट हूँ, मुझे और फर्दर डाइवर्सिफाई करना है, एंड मुझे टेक बेस्ड कंपनी एक्वायर करनी है।
आईटी वाईटी कुछ खास है नहीं मेरा, एआई बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है, लेकिन मैं अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करना चाहती हूँ। मैंने एक छोटी सी एआई की स्टार्टअप एक्वायर कर ली। अब कौन से प्राइस पे एक्वायर करूँ, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि इसकी सही वर्थ क्या है। तो ऑब्वियसली मैं एंटरप्राइज वैल्यू निकालूंगी, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालूंगी अगर लिस्टेड शेयर है तो, राइट। एंड देन आई विल एक्वायर द फर्म। एलबीओ, लेवरेज बायआउट्स, पता नहीं आपने इस बारे में सुना है कि नहीं सुना है। लेवरेज बायआउट्स अगेन, अगर आप किसी कंपनी को एक्वायर करना चाहते हो लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा उधारी ले रहे हो, बहुत ज्यादा डेट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको फाइनेंशियल मॉडल बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फ्यूचर प्लानिंग, इक्विटी वैल्यूएशन, जैसे कि मैंने कहा प्राइस ऑफ द शेयर जो आज ट्रेड कर रहा है, क्या वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्या वो फेयर वैल्यू है या नहीं है, ये आपको पता करना पड़ेगा। बिकॉज यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ अंडर वैल्यूड शेयर। अंडर वैल्यूड शेयर का मतलब है कि अगर इस कंपनी, मान लीजिए XYZ कंपनी है और अगर उसका शेयर प्राइस आज 90 रुपीज है, राइट, एंड अगर आपने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि वैल्यूएशन से हम कैलकुलेट करते हैं, और आपको पता चला कि भाई इसकी वर्थ तो कम से कम 110 रुपए है, तो आप क्या करेंगे, आप इमीडिएटली उसको बाय करेंगे, क्योंकि फिलहाल ये अंडर वैल्यूड है और लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, राइट। सो आप इस तरह की वैल्यूएशंस निकाल सकते हैं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, सिनेरियो प्लानिंग कर सकते हैं। हर चीज का एक बेस्ट केस, वर्स्ट केस होता है, बेस केस होता है। ये हम जैसे जैसे प्रेजेंटेशंस में आगे बढ़ेंगे, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज ऑल अबाउट, जस्ट बी पेशेंट, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न। सो इन दिस स्लाइड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल मॉडल, आप आपका एंड पर्पस जो है दिमाग में वो रखते हुए ही आप अपना मॉडल बनाएंगे, एंड इट विल डिफर, पूरी तरह से नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस इधर उधर होंगे हर मॉडल के लिए। एग्जाम्पल, पेटीएम को अगर अपना आईपीओ लाना है, जो कि वो ला चुका है, अगर उसे अपना आईपीओ लाना है तो वो कैसे डिटरमाइन करेगा कि मेरे आईपीओ की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। सो एक एक रेंज होता है, राइट। सो लेट्स से 300 to 325। अब ये रेंज कैसे आती है, तो एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, फंड मैनेजर्स डेफिनेटली इस तरह की फाइनेंशियल मॉडल्स यूज करते हैं और पता करते हैं कि भाई आईपीओ में अगर कोई कंपनी आ रहा है तो उसकी शेयर प्राइस क्या होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड इन्फोसिस, ये तो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, राइट, एंड तो इन्फोसिस को इस तरह का फाइनेंशियल मॉडल क्या काम आ सकता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर उन्हें न्यू हायरिंग करनी है तो उसके लिए फाइनेंशियल मॉडल काम आ सकता है। अगर उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ खर्चा करना है तो उसके लिए ये फाइनेंशियल मॉडल काम आ सकता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करना है तो रिसर्च इज अ वेरी वेरी यू नो बिग एक्सपेंडिचर फॉर एनी कंपनी। सो उसके लिए क्या हमारे पास इस साल इनफ रेवेन्यूज रहेंगे, क्या हमारे पास इनफ कैश रहेगा जिससे कि हम, इनफ प्रॉफिट्स रहेंगे जिससे कि हम R&D पे स्पेंड कर सके। तो अगर आपको आपका फ्यूचर दिख रहा है कि हाँ भाई मेरा फाइनेंशियल मॉडल बता रहा है कि कंपनी रीजनेबली डिसेंट पोजीशन पे रहेगी, ऑब्वियसली आप कुछ हार्डकोर एजम्पशंस लेंगे यहाँ पर, गैदरिंग ऑल द डेटा। वो डेटा कैसे मिलेगा आपको मैं बताऊंगी। तो उसके हिसाब से आप डेफिनेटली एक बहुत ही रोबस्ट मॉडल बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट good paying job. If you know to create a financial model of a company, I mean, I can surely tell you, you can make good money and good salary. यहाँ पर आपने बेसिकली एक फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप और एक मैच्योर कंपनी लाइक इन्फोसिस को कंपेयर किया और उनके मॉडल का पर्पस देखिए। यहाँ पर एक जगह हम पेटीएम के वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि उसकी पर शेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए आईपीओ प्रोसेस में, और दूसरी जगह हम इन्फोसिस किस तरह से अपना फ्यूचर प्लान कर सकता है बेस्ड ऑन द मॉडल। तो दोनों मॉडल का पर्पस बिल्कुल अलग है, राइट, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दोनों का प्रोसेस मोरलेस सेम ही होगा। अब सबसे बड़ी चैलेंज आती है कि आप फाइनेंशियल मॉडल के लिए डेटा कहाँ से गैदर करेंगे। यू नीड अ लॉट ऑफ डेटा, राइट। तो फर्स्ट इज तो हिस्टोरिकल डेटा कि भाई अब से लेके पिछले 5 सालों में क्या हुआ है। तो आपको पिछले 5 सालों की या फिर एटलीस्ट 3 इयर्स की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए। उसके बगैर कोई भी फाइनेंशियल मॉडल नहीं बन सकता है।
राइट। उसके अलावा आपको बहुत सारी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स मिलेंगी, तो ये काफी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। कुछ पेड भी होती हैं। तो शुरू शुरू में अगर आप सीख रहे हैं तो आपको पेड रिपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट अ फंड मैनेजर एंड यू हैव टू थिंक के भाई मुझे कौन सा स्टॉक खरीदना है। तो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स जो भी वेब पे अवेलेबल है, आप उस कंपनी के रिलेटेड आप बिल्कुल उसे ढूंढिए। वील ऑल्सो आई ऑल्सो शो यू हाउ डू वी सर्च इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स आपको वेबसाइट्स पे, गूगल पे बहुत आसानी से मिल जाएंगी। एनुअल रिपोर्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी के लिए। एक मैंडेट होता है, इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी, दैट उन्हें अपनी एनुअल रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। उसमें आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है। कंपनी काफी काफी अनस्पोकन एडमिशंस, जो चीजें अच्छी हुई हैं, जो चीजें ठीक ठाक हुई हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं भी हुई हैं, उनको थोड़ा सा प्लास्टिक कोटिंग करके बता देती हैं, लेकिन बताती जरूर हैं। तो एनुअल रिपोर्ट आपके लिए हर साल पब्लिश होता है कंपनी का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा का टूल है, एक डेटा मिलने का एक जरिया है। इसके अलावा कॉन कॉल्स अवेलेबल होते हैं, यानी सीईओ सीएफओ कंपनी खुद एक ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करके अपने वेबसाइट्स में, यूजुअली इन्वेस्टर रिलेशंस में आपको मिल जाएंगे वेबसाइट्स में, या फिर रिसर्च बाइट, screener.com, इन सब पे आपको कंपनी से कॉन कॉल्स मिल जाते हैं। मुझे पता है स्टूडेंट्स को थोड़ा बोर होता है, थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें मतलब फुर्सत से सुनिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन अ वे यू आर हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, सो व्हाई नॉट। आई थिंक कॉनकॉल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा गैदरिंग टूल है। अगेन इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, ज्यादातर स्टॉक फर्म्स जो हैं वो लोग इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव उनका ये होता है कि क्या आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन पे जिस तरह से वो आते हैं, जितना निटी ग्रिटीज में हर एक चीज वो लोग एनालाइज करते हैं कि कंपनी ने कितना ग्रोथ किया, कितना सीएजीआर हुआ है, क्या रिस्क एसोसिएटेड है कंपनी से अभी, क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कौन सा सेगमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये सारी की सारी एनालिसिस की रहती है। तो आई थिंक दैट इज अगेन अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ data, and it will give you a lot of inputs for creating a model. Don't forget, we don't know the future, और हम यहाँ फ्यूचर प्रिडिक्शंस की बात कर रहे हैं, और भाई साहब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो नंबर जो है उन्हें हमें थोड़ा हमेशा बहुत केयरफुल होके प्रेडिक्ट करना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग कंपनीज भी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालती हैं, किस तरह से रेटिंग मिली है कंपनी को। खासकर ये वहां एप्लीकेबल होता है जहां पर कंपनी ने बहुत ज्यादा उधारी ले ली है, बहुत ज्यादा डेट ले लिया है, बैंक लोन्स ले लिए हैं, डिबेंचर्स इश्यू किए हैं। तो जब इस तरह की लोन्स जब कंपनी बहुत ज्यादा ले लेती है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज अपनी रिपोर्ट लॉन्च करती हैं। इन रिपोर्ट्स को एक बार देखना हमें, हमारे लिए एज अ फाइनेंशियल मॉडलर, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग की ड्राइवर्स। अब ये जो है ना, ये पेट्रोल डालेगा आपके मॉडल में। मतलब बिना पेट्रोल के तो भाई साहब आपकी फाइनेंशियल मॉडल की गड्डी नहीं चल सकती है। ठीक है। तो फाइंड द 20% ऑफ द इनपुट दैट ड्राइव 80% ऑफ योर रिजल्ट्स। अब ये कैसे ड्राइव करेंगे? आप सोचो कि किसी भी चीज के लिए, ओके, कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी इनकम है, उसको क्या ड्राइव करेगा। मान लीजिए कि आप हैंडबैग्स में डील करते हैं और आप हैंडबैग्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अब अगले साल के लिए आपको कितनी इन्वेंट्री रखनी है, यानी आपके गोडाउन में कभी भी ऑर्डर आ जाए तो आपके गोडाउन में भैया कितनी बैग्स, हैंडबैग्स रेडी, फुल्ली रेडी, ठीक है, कि वो रेडी होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर सेल कितना होगा, राइट। तो आपके सेल्स कितने होंगे। तो अब अगेन आपको ये पता करना है कि आपके सेल्स कितने होंगे। तो भाई साहब इस साल तो मैंने कम से कम 10,000 बैग्स बेची है। तो अब मुझे आप ये बताओ कि मेरा सेल्स कैसे ड्राइव होगा, वॉट इज गोइंग टू ड्राइव माई सेल्स। ना फॉर दैट आई मे यूज दैट, ओके, जब मैंने 10,000 की सेल करी तभी मेरे पास कम से कम 1,000 आउटलेट्स थे जो मेरे ये बैग्स बेच रहे थे। अब नेक्स्ट ईयर मेरे पास 1,200 आउटलेट हैं। डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू ड्राइव योर सेल्स?
यस डेफिनेटली, कुछ ना कुछ सेल्स तो हर एक स्टोर करेगा ही करेगा। तो मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है कि भाई अगर मेरे 1000 स्टोर में 10,000 सेल बनी है, अब मेरे 1200 हो रहे हैं, तो देयर हैज टू बी सम इंक्रीमेंटल इन माय सेल्स। ओके, इफ माय सेल्स आर गोइंग अप, देन डेफिनेटली आई हैव टू स्टॉक अप। ओके, तो मुझे अपना स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या आप देख रहे हैं किस तरह से एक एक्सपेंडिचर को या फिर एक इनकम को दूसरी चीज ड्राइव करती है। बस ये आपने सीख लिया ना, हर किसी के लिए आप एक कंपनी के लिए बनाइए, दूसरी कंपनी के लिए आप इमीडिएटली उसी चीजों पे, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आप मॉडलिंग कर सकते हो। Financial drivers are factors that significantly affect revenue, cost और growth. They can be internal और external. अब एक्सटर्नल क्या है, तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है। तो आपको अगर बहुत ज्यादा डेट रेज करनी है तो बाहर क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं इस पे बहुत ज्यादा डिटरमाइन होगा। राइट, सो दीज की ड्राइवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे सीखेंगे कैसे करते हैं, बट एक बार एक कंपनी के लिए कर लिया, मैं बता रही हूँ आपको, आप 10 कंपनी मुझे करके दे दोगे। इट इज दैट सिंपल, बट यू हैव टू बी लॉजिकल। सो इस तरह से हर चीज के आपको ग्रोथ मार्जिन्स के आपको ड्राइवर्स मिल जाएंगे। वंस यू गेट द ड्राइवर यू आर गुड टू गो। अच्छा, कोई भी कंपनी इसके आगे जो बिजनेस है वो अकेले नहीं कर रही है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ढूंढो कि भाई पहले तो आप किस इंडस्ट्री में हो, इंडस्ट्री के बाद आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, आपके पेयर्स कौन हैं, और आपको देखना है कि आपके पेयर्स जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उसी तरीके से मैं परफॉर्म करूंगी, क्योंकि आप यहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर ओवरऑल बिजनेस मार्केट इंडस्ट्री सेगमेंट बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं करने वाला है अगले 2 साल, या फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, बहुत सारे इंसेंटिव्स नहीं है, पीएलएस लिंक स्कीम्स नहीं है, जैसे कि आपके प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स होते हैं, अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल ऑफर दिया है वहां पर, या फिर ओवरऑल रिसेशन है, वो मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, ग्लोबल डिमांड डिमिनिश हो रही है, तो जब सबके लिए इम्पैक्ट हो रहा है आपके लिए भी होगा। आपके कॉम्पिटिटर्स से बार बार कंपेयर करना बहुत जरूरी है, और ये हम करते हैं बहुत सारे रिलेटिव वैल्यूएशन के रेशियो से, ईवी बाय बिटा, ईवी बाय सेल्स, वो सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। बहुत सारे रेशियोज हैं, we'll learn that definitely in detail. Yeah, so you have to see if your company's assumed profit margin is 50%, but if your peers have only 20%, you might be too optimistic. तो ये जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की बातें कर रही हूँ ना मैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से करो, देख लो भाई आपका बेस्ट ऑफ पेयर भी कितने परसेंट पे ग्रो कर रहा है। आप भाई साहब उसके रेंज में ही रहिए या उससे थोड़ा कम में रहिए। लेट्स इंश्योर दैट योर मॉडल इज नॉट wrong. It's good to be very play safe rather than being too optimistic about your growth rates. या जो ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स प्रमोटर्स हो जाते हैं अपने मॉडल के लिए, लेकिन हम एंटरप्रेन्योर नहीं है, हम एक प्रूडेंट पर्सन है, और हम बिल्कुल बहुत अच्छे से बाल की खाल निकालेंगे कि आखिर कंपनी क्या करने वाली है, हाउ इज इट गोइंग टू लुक इन फ्यूचर। राइट, तो दिस इज जस्ट अ चार्ट शोइंग यू दैट किस तरह से कंपैरिजन होता है। राइट, सो सपोज इफ यू आर मॉडलिंग इन्फोसिस, देन आप उसके रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन्स को टीसीएस और विप्रो से कंपेयर करोगे, and then you're trying to ensure that your projections are in line with the industry trend, right? So you can't surpass the industry trend at all. So let's move forward now. So building projections, forecasting financials, तो ये आप किस तरह से करने वाले हो। सो लाइक आई ऑलरेडी सेड दैट आपको बहुत ज्यादा assumptions लेने पड़ेंगे, और हम assumptions ऐसे ही आंखें बंद करके तो नहीं ले सकते हैं। ऑब्वियसली हमने जो डेटा गैदरिंग टूल्स देखे अभी थोड़ी देर पहले, हम वहां से हर जगह से डेटा लेंगे, स्कैन करेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे। ऑफ कोर्स जहां से भी आपको मिलेगा इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट्स, ये काफी ऑथेंटिक डेटा सोर्सेज हैं, तो यहाँ से आपको काफी इनपुट्स मिल जाएगा। आपने ग्रोथ ड्राइवर्स देखे, हम कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स लगाएंगे, और फाइनली हम अपने प्रेडिक्शन की ओर बढ़ेंगे। सो ये एक सुनने में सिंपल प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा समय, थोड़ा सा लॉजिक,
और थोड़ा सा फोकस जरूर लगता है इसमें, पर करने में बड़ा मजा आएगा। एंड लाइक आई सेड दैट आप एक कंपनी के लिए करोगे, आप बहुत सारे कंपनीज के लिए कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यूजुअली 3 से 5 साल का हिस्टोरिक डेटा लेकर, उसके सारे फाइनेंशियल्स लेके आप अगले 3 से 5 साल तक के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फ्लो क्या रहेगा इसका, तो शुरुआत आप हमेशा इनकम स्टेटमेंट से करेंगे, फिर आप बैलेंस शीट लेंगे, और फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट लेंगे। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो वो यूजुअली इज आउटकम ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो अ गुड मॉडल लिंक्स दीज सो दैट द नेट इनकम एंड बैलेंस शीट आइटम फ्लो इनटू द कैश फ्लो, राइट। तो वो अच्छे से कैश फ्लो में जाना चाहिए। ये एक केयरफुल इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस है, लेकिन वंस यू डू इट, योर एंटायर मॉडल इज रेडी। ये एक पिक्चर डाला है मैंने जस्ट टू शो यू दैट किस तरह से आपका मॉडल दिखेगा। ये बहुत ज्यादा बड़ी स्प्रेडशीट देखे डरिए मत, कलर कोड्स देखे डरिए मत। इट इज वेरी वेरी सिंपल टू प्रिपेयर दिस, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल। इमेजिन कीजिए कि आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं डिलीवरी के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द लीडिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन स्टार्टअप्स। तो आप अगर इस कंपनी का फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और अगर आप इसके ग्रोथ के नंबर्स लेंगे, नाउ बिकॉज दिस इज द इंडियाज बूमिंग ई कॉमर्स सेक्टर, ओके, एंड इट इज इनटू लॉजिस्टिक, तो आप प्रेडिक्ट करेंगे कि 28 to 30% CAGR, राइट। CAGR इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, हम ये भी सीखेंगे बिल्कुल डिटेल में। पर ये एक तरह का ग्रोथ रेट, आप एक ग्रोथ रेट लगा रहे हो कि भाई अगले 5 साल में कितने परसेंट पे कंपनी ग्रो करेगी, उसके रेवेन्यूज ग्रो करेंगे। यहाँ पर आपने 28-30% का रेवेन्यू ग्रोथ ले लिया है, एंड विच इज फाइन ऑल्सो। तो आप कह सकते हैं कि उसके रेवेन्यू कम से कम 18,000 करोड़ के बाई 2027 हो जाएंगे। दिस इज व्हाट योर प्रेडिक्शन, योर मॉडल माइट शो यू। लाइफ में इस तरह से घंटियां बजती रहेगी, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने फाइनेंशियल मॉडल पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब आपके सामने एक और कंपनी आती है जो कि है कोल इंडिया। अब कोल इंडिया तो एक PSU है, PSU है। अब इसको तो आप बहुत ज्यादा बड़े परसेंटेज पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते कि वो 28%, 30%, 35% पे ग्रो करेगा, राइट। इट विल हैव रिलेटिवली स्टेबल रेवेन्यूज, राइट। एंड मे बी यू माइट एज्यूम अ ग्रोथ रेट ऑफ 6 to 8% CAGR। तो इस तरह से डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंपनी को मॉडल कर रहे हैं, वो किस सेक्टर को बिलोंग करती है, क्या वो अपनी इंट्रोडक्टरी स्टेज पे है, ग्रोथ स्टेज में है, मेच्योरिटी में है। ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो इस तरह से जब हम फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे, हम इन चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। अब क्या चेंज हुआ डिलीवरी और कोल इंडिया में? सो भले ही दो एकदम डिफरेंट किस्म की कंपनीज हैं, ये मेथड हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। एक टेक ड्रिवन फास्ट स्केलिंग कंपनी है, तो ऑब्वियसली आप उसको ग्रोथ रेट भी हाई एसोसिएट करोगे, उसके क्या उसका फ्यूचर कैसा दिखेगा। लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम है, मोडस ऑपरेंडी इज द सेम। वही हिस्टोरिकल यूज करो, वही की ड्राइवर्स लो, कुछ रियलिस्टिक एजम्पशन लो बेस्ड ऑन द डेटा कनेक्शन, एंड फोरकास्ट करो इनकम स्टेटमेंट को। तो बिल्कुल वो प्रोसेस सेम रहने वाला है। क्या चेंज होगा? स्केलेबिलिटी एंड कस्टमर ग्रोथ देखी जाएगी डिलीवरी के लिए, वर्सेस प्रोडक्शन टारगेट्स एंड कॉस्ट मैनेजमेंट कोल इंडिया के लिए। तो दोनों का जो थोड़ा सा नेचर है ऑफ इनपुट्स का एंड आउटपुट्स का, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो ये मैं आपको एग्जांपल इससे दे रही हूँ ताकि हम इस बात को बिल्कुल लेकर केयरफुल रहें। अल्टीमेटली वैल्यूएशन निकालना है हमें, व्हाट इट इज वर्थ। तो वैल्यूएशंस के लिए डेफिनेटली हम अलग अलग मेथड्स यूज करेंगे। तो वैल्यूएशन का मतलब है कि मेरी जो ये ABC लिमिटेड कंपनी है, इसकी क्या वैल्यू है। या तो आप पूरे के पूरे एंटरप्राइज वैल्यू की बात करेंगे, या फिर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आप इसके इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करेंगे कि पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, एंड सो ऑन,
राइट? तो आप इसको किस तरह से इसकी वर्थ निकालेंगे? तो आप एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम सीखेंगे। कंपेरेबल्स यानी कि आप अपने ही इंडस्ट्री में किसी और कंपनी से अपने आप को कंपेयर करेंगे और कुछ वैल्यूएशंस रेशियो लगाएंगे, रिलेटिव वैल्यूएशंस यानी कि पेयर कंपैरिजन से देखेंगे, और फिर आप पता करेंगे कि आपकी कंपनी क्या वर्थ रखती है, राइट? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सिनेरियो एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब ये सिनेरियो एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है? देखो, जो फाइनेंशियल मॉडलर होता है ना, जो मॉडल करेगा पूरी की पूरी फाइनेंशियल्स को, उसे बड़ा स्मार्ट प्ले करना है, ठीक है? उसे ये कहना है कि भाई देखो, मुझे हिस्टोरिक मिल गए पिछले 5 साल के, आगे वाले आने के लिए डेटा प्रेडिक्ट करने के लिए मैंने एनुअल रिपोर्ट देख ली, मैंने कॉन कॉल सुन लिए, मैंने इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट देख ली, मतलब मैंने एकदम रोबोस्ट तैयारी की है। तो जैसा मैं सोच रहा हूं, अगर बिल्कुल वैसा ही हुआ, तो ये मेरा बेस केस रहेगा, यानी कि द वे आई हैव थॉट एंड थिंग्स हैव बीन प्रेजेंटेड। लेकिन अगर कुछ खराब टाइम आ गया, इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ गया, गवर्नमेंट का कोई रूल्स पॉलिसीज बदल गए, रिफॉर्म्स बदल गए, ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो गया, वॉर आ गई, कोविड-19 जैसा कुछ रिपीट हुआ, कुछ भी ऐसा कुछ भी हुआ, तो वर्स्ट सिनेरियो है। और अगर जैसा मैंने सोचा था उससे चीजें कई ज्यादा फेवर में आ गई, तो ये बेस्ट सिनेरियो होगा। तो जब आप अपना मॉडल प्रेजेंट करें ना, तो उसको इस तरह से करेंगे, भैया बेस केस भी दिखाएं, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है, बेस्ट केस भी दिखाएं, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने ये जरूर सोचा था अपने मॉडल में कि बेस्ट चीजें हो सकती है, तो दिस इज द बेस्ट केस। और वर्स्ट केस, इसका मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आपका गलत होना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आपने तो भैया तीनों सिनेरियो प्रेडिक्ट करके दिखा दिए हैं अपने मॉडल में। तो दैट इज द बेस्ट वे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, एक एक्सेल स्प्रेडशीट देखते हैं और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। देखिए, ये हम बिल्कुल सीखेंगे कि किस तरह से बनाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे, उस तरह से इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस बनाएंगे। फिर हम इस तरह से डायरेक्टली सेंसिटिविटी एनालिसिस पे जा सकते हैं, सिनेरियो एनालिसिस पे जा सकते हैं। और ये है वर्स्ट केस, ये है बेस्ट केस, कि अगर सब कुछ मेरे रेवेन्यू ग्रोथ्स, मेरे ग्रॉस प्रॉफिट, मेरे R&D मार्जिन्स अगर बढ़िया रहे, तो ये मेरा बेस्ट केस रहेगा। और ये बेस केस, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो ये सिनेरियोज हैं आपके ग्रोथ के, जो आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वंडरफुल फॉर यू। इस तरह से हम पूरी की पूरी स्प्रेडशीट बनाना सीखेंगे, और ये सारी की सारी चीजें वी विल ensure that this has been integrated in your model. Don't worry looking at those big Excel spreadsheets. We will learn in very very simple and lucid manner how to create a financial model from the scratch, right? So let's put this on full screen. Yeah, and let's continue. Presenting the result. मॉडल आप बना लोगे, अब उस मॉडल के पीछे की स्टोरी भी आपको बतानी पड़ेगी। नंबर्स अलोन डोंट स्पीक, अपने आप में कोई नंबर बात नहीं करने वाले, इट्स योर जॉब टू मेक देम सिंग। देखिए, उस मॉडल को बड़ा लुक्रेटिव बताना है आपको, राइट? अगर वो आपकी खुद की कंपनी है, तो समझ लो कि ये एक मार्केटिंग टूल है आपको बताने के लिए कि भाई आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आओ मैं एक स्टार्टअप हूँ, मुझे फंड करो, राइट? एंड बैंक्स के लिए मेरे बैंक्स को लोन प्रोवाइड करो, सप्लायर्स के लिए हमें अच्छी क्रेडिट पॉलिसी पे रॉ मटेरियल सप्लाई करो। तो आप एक इनविटेशन दे रहे हो सबको, राइट? एक तरह से अपनी फाइनेंशियल मॉडलिंग करके। सो मान लो कि जो बोट कंपनी है, विच इज अ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर उसे अपना प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल मॉडल, यानी कि फाइनल जो आउटपुट है उसका, सो इट वुड से अ फाइनेंशियल मॉडल शोज दैट
बोट द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड इज लाइकली टू बिकम प्रॉफिटेबल बाय 2026 if it continues to grow at 18% annually and reduce its marketing cost. Obviously, you know that it's spending heavily on its market. Zerodha ऑलरेडी इतना जबरदस्त प्रॉफिट कर रही है भाई, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट कर रही है। मतलब बहुत ट्रेड्स पे बिल्कुल 20 रुपीज पर ऑर्डर वाला जो उनका स्ट्रैटेजी हैज डन रियली वेल, and they're saying that we will continue or and our profits is expected to grow or double in 3 years if assuming that customer growth remains 20%. So ये जो है ना, ये सारे स्टेटमेंट्स आते हैं जब आपका फाइनेंशियल मॉडल बन जाता है। और अब हवे नहीं बात कर रहे हैं आप, अगले 5 साल की बात कर रहे हैं, बट बड़े रिसर्च अच्छे से डेटा गैदर करके, अच्छे से assumptions लगा के, ग्रोथ ड्राइवर्स लगा के, भाई साहब आप एकदम बढ़िया फाइनेंशियल मॉडल बना लिया। नाउ यू आर टॉकिंग विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू आर गोइंग टू मेक योर नंबर शाइन आउट, राइट? सो दीज आर द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट कम आफ्टर द मॉडल इज प्रिपेयर्ड। क्वालिटी ऑफ गुड मॉडल, क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका मॉडल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे मैंने कहा वर्स्ट केस बेस्ट केस, आपने इस तरह से फ्लेक्सिबल कर दिया। आप रिजिड नहीं हो कि भाई वर्स्ट ही होगा या बेस्ट ही होगा। इट हैज टू बी फ्लेक्सिबल इनफ, स्ट्रक्चर्ड एंड इंटीग्रेटेड, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ लिंकेज ऑफ सेल। अभी जो मेरा अगला सेशन होगा वो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से सेल को लिंक करते हैं, राइट? किस तरह से आप एक्सेल की क्या फॉर्मेटिंग है, एक्सेल और एडवांस एक्सेल के कुछ फीचर्स किस तरह से आपको पता होने चाहिए ताकि आप बहुत फटाफट अपना मॉडल बना सको। सो स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेशन का हम पूरा ध्यान रखेंगे वहां पर। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, कई बार हमें कहीं भी डेटा नहीं मिलता है, ना आपको एनुअल रिपोर्ट में मिला, ना आपको इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट में मिला, ना कॉन कॉल में कोई बात करी गई है इस बारे में। तो आप सेफ खेलते हो। आप क्या करते हो, आप अगले 5 सालों के लिए बिल्कुल एवरेज पे चलते हो। आपने एवरेज मेथड लगा लिया और अब मान लो अगर आप पिछले 5 सालों का एवरेज ले रहे हो, जहां जहां आप एवरेज लोगे वहां वहां 5 सालों का ही लोगे। ऐसा नहीं कि कहीं 2 साल का ले लिया, कहीं 3 साल का। इससे हमारा मॉडल कंसिस्टेंट होता है। सो देर आर टाइम्स वेर यू विल हैव टू प्ले सेफ। ओके, देन ईज ऑफ यूज, भाई मॉडल मैंने बनाया है, ऐसा नहीं कि मैं ही देखूंगी तो मुझे ही समझ में आएगा, आपको भी समझ में आना चाहिए। जहां जहां आपको लगता है कि कुछ कमेंट्स ऐड करने की जरूरत है, एनुअल रिपोर्ट के किसी पेज नंबर से आपने ये एजम्पशन लिया है, तो वहां लिख दो कि भाई एनुअल रिपोर्ट ने ये पेज पे यहाँ पर ये मेंशन किया था। तो किसी के लिए भी वो मॉडल बिल्कुल पढ़ने के लिए आसान होना चाहिए। क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी कुछ डेटा कहीं नहीं मिलेगा, राइट? उसके बारे में बात ही नहीं करी गई है, बट आपके फाइनेंशियल मॉडल के लिए वो जरूरी है। आप प्रेडिक्ट कैसे करोगे, वो हो सकता है। अनसर्टेन assumptions, कॉम्प्लेक्सिटी, कीपिंग मॉडल अपडेटेड, ये बहुत जरूरी है। मैंने इंटरेस्ट रेट लिए थे मान लो 12%, लेकिन आने वाले सालों में अब मैंने तो 5 साल का प्रेडिक्शन किया हुआ है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो अपडेटेड होना चाहिए आपका मॉडल बिल्कुल। इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स केयरफुली, ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो सोच रही हूँ कि ये कंपनी की तो नैया डूबी है, आप मॉडल पढ़ रहे हो तो आप कह रहे हो कि भैया इसका तो बेड़ा पार होने वाला, बहुत बढ़िया चलने वाली है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉडल को इस तरह से बनाओ जो एक कॉमन इंटरप्रिटेशन, एक कॉमन इन्फ्रेंस निकाला जाए उसको देखकर। अब फाइनली कि मैं ये जो आपको पूरा बता रही थी कि फाइनेंशियल मॉडल क्या होता है, इसको हम यहाँ पर खत्म करते हैं। और मैं आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ कि आपका काम इज नॉट टू कैलकुलेट, ये नहीं कि भाई फॉर्मूला लगा लिए सेल में सब कर दिया, मॉडल कर दिया, नहीं। आपका काम है कम्युनिकेट करना। जैसे मैंने कहा था, यू विल हैव टू मेक इट द नंबर सिंग, राइट? तो अ वेल बिल्ड फाइनेंशियल मॉडल लूजेस इट्स पावर, स्टेक होल्डर्स कान अंडरस्टैंड। आपके स्टेक होल्डर्स को नहीं समझे। स्टेक होल्डर्स कौन है? आपके कस्टमर है, आपके सप्लायर्स हैं, आपके शेयर होल्डर्स हैं, राइट? जिनको काफी फेथ है आपकी कंपनी पे। तो वो लोगों को सब समझ में आना चाहिए। अगर आप एज अ रिसर्च एनालिस्ट भी बना रहे हो तो प्रमोटर को भी समझ में आना चाहिए कि भाई साहब मेरी कंपनी का पता नहीं इसने क्या कुंडली निकाल दी है, उसे भी समझ में आना चाहिए, राइट? तो आपकी एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और आपने मॉडल बहुत अच्छा बनाना चाहिए। यूज क्लियर हेडलाइंस, क्या दिखाना चाह रहे हो, सिनेरियो दिखाना चाह रहे हो, सेंसिटिविटी दिखा रहे हो, रेशियो दिखा रहे हो। सिंपल चार्ट्स यूज कर सकते हो, बीच बीच में 1 सेकंड में एक्सेल आपको चार्ट क्रिएट करके दे देगा, वो कर लो। नरेटिव्स, कमेंट्स, ये सब डालना जरूरी है।
थोड़ा सा प्रेजेंटेबल कैसे करते हैं मॉडल को, ये सब हम जब एक्सेल और बेसिक्स एक्सेल, थोड़े से फीचर्स ऑफ एडवांस एक्सेल जो हमें मॉडल के लिए जरूरी है, यहाँ पर मुझे आपको कोई एक्सेल एक्सपर्ट बनाना नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ उतना ही एक्सेल आना चाहिए जो कि सफिशिएंट होगा, जो हमें फाइनेंशियल मॉडल के लिए लगेगा। सो दैट वी विल लर्न इन माय नेक्स्ट सेशन। एंड टिल देन, थैंक यू सो मच। एंड आई होप ये छोटी सी जर्नी आपके लिए काफी वैल्यूएबल रही। और लेकिन साथ हमें छोड़ना नहीं है, हमें एक साथ आगे बढ़ना है और पूरी की पूरी मॉडलिंग सीखनी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।